गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले पीरियड में हमने आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, ठीक है, इन सभी चीजों को आप लोगों को समझाया गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या होता है, बोली क्या है। आज के ज़माने में हम लोग बोली बोलते हैं, हम भी बोली बोलते हैं, आप भी बोली बोलते हैं, लेकिन इसका कोई मानक नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि साहित्य में बोली का क्या स्थान है। ठीक है, तो बोली के बारे में हम आज जानते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा को का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जब कोई भाषा, कोई मौखिक भाषा कुछ कुछ दूर पर जाकर के अपना रूप परिवर्तित कर लेती है तो वह बोली कहलाती है। समझ में आया? कुछ दूर पर यानी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर जाकर के अपना रूप थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली में जैसे भोजपुरी, भोजपुरी क्या है, महाराजा भोज के शासनकाल में जिस क्षेत्र में यह भाषा या बोली बोली जाती थी वह भोजपुरी कहलाती है। मैथिली महाराज जनक या मिथिला नरेश के राज्य में बोली जाने वाली भाषा मैथिली कहलाती है। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेली बोली कहलाती है। हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा बोली, ठीक है, हरियाणवी कहलाती है। राजस्थान या कन्नौज में बोली जाने वाली भाषाएं या बोलियां, ठीक है, यह क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अभी तो आपने जाना क्या कि बोली क्या होती है, लेकिन यह भाषा का क्या है, मौखिक रूप है। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, यह क्या है, यह भाषा का मौखिक रूप है, इसीलिए तो यह क्या है, बोली है। अगर लिखित होता तो यह भाषा हो जाती, ठीक है, लेकिन यह लिखित नहीं है, यह मौखिक रूप है। अब हम देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो पहला देखते हैं, भाषा का क्षेत्र अति व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली बहुत कम दायरे में, बहुत छोटे दायरे में बोली जाने वाली बोली होती है, ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र अति व्यापक होता है। नंबर 2, भाषा को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। भाषा को सरकार ने अप्रूव किया है, ठीक है, जबकि बोली में ऐसा कुछ नहीं होता। बोली को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, वह तो ग्रामीण अपनी सुविधा अनुसार उसे बना लेते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करने हेतु उसे बना लिया करते हैं। अब तीसरा देखते हैं, भाषा का अपना साहित्य होता है। भाषा में स्वर, व्यंजन, ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ सब कुछ होता है। तो भाषा का अपना साहित्य होता है, इससे हम हट करके नहीं जा सकते। लेकिन बोली प्रायः लोक साहित्य में होती है। बोली का कोई साहित्य नहीं होता, यह लोक साहित्य है, इसे यह बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, इसका कोई साहित्य नहीं होता, ठीक है। तो इसका कोई, बोली का कोई साहित्य नहीं होता और यह भाषा की अपेक्षा अति सूक्ष्म होता है। अब देखते हैं उपभाषा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभाषा, तो उपभाषा किसे कहते हैं, तो उपभाषा नाम से ही क्लियर है कि यह भाषा से छोटी होती है। उपभाषा है तो इसका मतलब है भाषा से यह छोटी है। तो देखते हैं क्या है, बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, भाषा से तो यह बड़ी होती है, लेकिन बोली से, बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। उपभाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, बोली की अपेक्षा, मतलब बोली से, बोली जिस दायरे में बोली जाती है उससे बड़ा उपभाषा होता है, ठीक है, और उपभाषा से भी बड़ी क्या होती है, भाषा कहलाती है, ठीक है। अर्थात बोली का क्षेत्र अत्यंत ही सीमित होता है। बोली अत्यंत ही सूक्ष्म दायरे में, बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जब कोई साहित्यकार,
अब यहाँ से देखिए, जब कोई साहित्यकार किसी उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है, अगर कोई साहित्यकार है, कवि है, लेखक है, ठीक है, निबंधकार है, ठीक है, आत्मकथा पर लेखक है, तो जब कोई साहित्यकार किसी उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है और वह रचना सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेता है, अगर सबको यह पसंद आ गई कि बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है और वह रचना सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेता है, तो उपभाषा भी भाषा बन जाती है। कल हम आप लोगों को बताए थे कि इसका सेकंड पेपर होता है वो भाषा होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं होता, यह जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कोई साहित्यकार किसी उपभाषा में समर्थ रचना प्रस्तुत करता है और वह सर्वमान्य रूप ग्रहण कर लेता है, अगर उसको सब लोग लाइक करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, तो वह उपभाषा भी क्या हो जाती है? भाषा बन जाती है। जैसे तुलसीदास जी ने अवधी उपभाषा में रामचरितमानस की रचना की। आप जानते हैं कि रामचरितमानस किस अवधी भाषा में या अवधी उपभाषा में लिखी गई है, लेकिन वह उपभाषा भाषा का रूप ले लिए। क्यों रूप ले लिए? क्योंकि वह रचना सर्वमान्य रूप ग्रहण कर ली है। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने अवधी उपभाषा में रामचरितमानस की रचना की, अतः अवधी भी भाषा बन गई। ठीक है, अवधी भी एक क्या बन गई है? भाषा हो गई। इसका सेकंड पेपर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इसको भी अब हमें भाषा का दर्जा देना पड़ेगा। ये भाषा बन गई है क्योंकि इतने अध्यायों वाली रामचरितमानस की रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनेक ऐसी छोटी छोटी उपभाषाएं हैं जिसे भाषा का दर्जा मिल चुका है। जैसे राजस्थानी हिंदी में कहाँ है? जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी कुमायूं और गढ़वाली। भाई कुमायूं और गढ़वाली क्या होती है? यह पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ बोली जाने वाली हिंदी को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या होती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसको पूर्वी हिंदी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी क्या होती है? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ये क्या कहलाती है? पश्चिमी हिंदी। तो हम लोग भी पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि खड़ी बोली हम लोग भी बोलते हैं। बिहारी हिंदी क्या होती है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। जो हम लोग बोलते हैं भोजपुरी, वह क्या है? वास्तव में बिहारी हिंदी बोलते हैं। तो आज से आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन सी है, तो ये भी हिंदी, चाहे राजस्थानी हिंदी हो, चाहे पहाड़ी हिंदी हो, पूर्वी हिंदी हो, पश्चिमी हिंदी हो, बिहारी हिंदी हो, इससे कोई मतलब नहीं था। थोड़ी अंतर इसमें भी निहित है। तब अब इसके आगे हम आप लोगों को अगले पीरियड में लिपि के बारे में परिचय कराएंगे, व्याकरण के बारे में परिचय कराएंगे और व्याकरण का महत्व, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, कार्यालयी हिंदी से संपर्क इसका कितना है, इसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे अगले पीरियड में। तब तक के लिए धन्यवाद।